Hello dear students, today I am going to continue chapter 6 part 2 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 3 of Conventions, Assumptions, Concepts and Principles of Accounting. In last two sessions I completed total information related to this chapter and also 5 concepts we have to follow. As an accountant, every accountant has to follow all the principles of accounting in a proper way. Then and then it will be said that you are following the rules, regulations और कन्वेंशंस. बरसों से शुरू हुआ ये जो हमारी प्रणाली है उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है. सो नाउ लेट्स मूव टू दी another concept, that is the sixth, periodicity concept. This concept is also referred to as accounting period. उसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बाय सम ऑफ द ऑथर्स. तो ये नाम सिनोनिम याद रखना. पीरियोडिसिटी दैट इज टाइम पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड. सो दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. ये उसके सपोर्ट में जा रहा है, इसीलिए हमने 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर लिए. ये उसके सपोर्ट में जा रहा है रिलेटेड विद दैट फर्स्ट कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न. The going concern concept implies that the business activities will continue indefinitely or for a very long time period in absence of any contrary indication. कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई अनफेवरेबल थिंग्स नहीं हो रही है, राइट. तो यू कैन से दैट कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा. सो एक्टिविटीज़ विल कंटिन्यू फॉर अ more and more time period indefinitely, right. कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो. So if one waits till closure of business, complete picture of profit or loss can be known only at the time of the liquidation और closure of business. ये तो होना ही नहीं है क्योंकि हम थोड़ी ना बिजनेस स्टार्ट करते क्लोज करने के लिए. इट विल रन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, दैट्स व्हाट इज गोइंग कंसर्न. लेकिन लिक्विडेशन आ ही गया है तभी आप जान सकोगे कि एग्जैक्टली आपकी पोजीशन क्या है, आप कहाँ पर हो. So closure of business mostly not happen in lifetime of the any business entity, but sometimes some of the problems create this type of the closure. So at that time हमको मालूम पड़ेगा कि liquidation में हम हैं, we are not able to pay the debt, we have to close that one. So sometimes it happens कि if you don't want to close, you have to. Some of the reasons are there, but it is not usually possible for a businessman to wait till the closure of business. तो हमको तो पूरी पोजीशन जाननी है, तो हम थोड़ी ना पूरी लाइफ टाइम वेट करेंगे कि हमारा बिजनेस हमें क्या आउटपुट दे रहा है. सो मोर ओवर अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज एटसेट्रा आर जनरली इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस एवरी ईयर. समझ लो कि एज अ बिजनेसमैन मुझे चिंता नहीं है, मुझे प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस चल रहा है आराम से, राइट. लेकिन जो हमारे रिलेटेड, जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, जो हमारे वेल विशर्स है, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो यूज़र्स है, बेसिकली क्रेडिटर्स जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, राइट. इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, टैक्स अथॉरिटीज़ जिसको हमसे टैक्स कलेक्ट करना है, ये सबको तो जानने के लिए बेहतर भी होगी कि हमारा आउटपुट क्या है एवरी ईयर. सो द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड्स. ओके, सो बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलने वाला है, लेकिन उसको हमने एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड किया है, एंड दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड. तो व्हेन द बिजनेस इज डिवाइडेड बाय द पर्टिकुलर रूल और प्रिंसिपल इनटू स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड्स, दैट इज नोन एज द अकाउंट पीरियड और पीरियोडिसिटी. याद रखना मीनिंग के लिए. एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. वी ऑलरेडी इन दैट वे हमने ट्रायल बैलेंस खत्म किया, अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओर जा ही रहे थोड़े समय में. तो वहाँ आप देखोगे कि ये स्टेटमेंट क्यों बनाने पड़ते. तो सच अकाउंटिंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग ईयर. तो एंड ऑफ द ईयर आपको ये फाइनेंशियल पिक्चर दिखना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, क्या है. तो ये जो पीरियड है उसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, या फिर अकाउंटिंग पर ईयर भी कहते हैं, और जिस समय के लिए चलता है, राइट. सो दैट इज अकाउंटिंग पीरियड, वो हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर. यूजुअली एज पर आवर इंफॉर्मेशन, एज पर द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, इट इज़ ऑफ 12 मंथ्स. 12 महीने का एक पीरियड होता है, एंड इट इज स्टार्टेड विद अप्रैल टू मार्च. हमारी कंट्री की बात है. अकाउंटिंग रिजल्ट्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. तो अकाउंटिंग रिजल्ट्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बिकॉज द पीरियड ऑफ 12 months covers the effect of various seasons on the businesses, right. So different type of the information is covered under that 12 years, means within that 12 years. So therefore the accounts are also known as annual accounts. उसका दूसरा भी नाम है. जनरली हम पहले एनुअल अकाउंट्स ही बोलते थे, लेकिन अब जाके उसका नाम बदला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से एनुअल अकाउंट्स बनते हैं, दोनों सेम है. तो सच एन अकाउंटिंग ईयर कुड बी अ कैलेंडर ईयर, अ संवत ईयर, a financial year,
कोऑपरेटिव ईयर और एनी अदर पीरियड, 1 साल का होना चाहिए। हम गुजरात में हम दिवाली लिखते हैं, राइट, लेकिन जो हमारा स्क्वायर ऑफ होता है अकाउंट यानी स्क्वायर ऑफ यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड होता है वो तो ऑलवेज मार्च में ही होता है। अगर आप आउटसाइड ऑफ द कंट्री हो, इंडिया के बाहर हो, तो कैलेंडर ईयर जाता है जनवरी टू दिसंबर, राइट। कई संवत ईयर भी होते हैं जो मैंने दिवाली का बोला। सो ऐसे है, कोऑपरेटिव ईयर भी होता है। तो ये सब टाइम पीरियड अलग अलग होते हैं, लेकिन 1 साल के होते हैं, 12 मंथ्स। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ, बिजनेसमैन यानी एसएससीज जो पे करने वाला है उसको हम एसएससी बोलते हैं, राइट, याद रखना। असेसमेंट ईयर में जो पर्सन बिजनेस करता है वो कुछ पे करता है यानी टैक्सेस पे करता है, उसको एसएससी बोलते हैं। आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पजेस फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू एंडिंग ऑन 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। सो टैक्स पर्पजेस के लिए और उस अथॉरिटीज़ के हिसाब से एवरी ईयर हम अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट ईयर मार्च में ख़त्म करते हैं, राइट। यानी 2020 का अभी जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो गया है, 1 अप्रैल 2020 से। अब ये ख़त्म होगा 2 महीने के बाद 31 मार्च को, ओके, इस साल में। तो शुरू हुआ था 2020 में, ख़त्म होगा 2021 में। सो 12 मंथ्स है हमारे अकाउंट्स में, हम लिखते हैं अप्रैल टू मार्च। नाउ ऑल लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया पब्लिश इंटरिम क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बाय प्रिपेयरिंग इंटरिम अकाउंट्स which become useful to investors in their investment decisions। तो अब तो नया रूल आ गया है 2016 के 17 के नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं। 2013 के बाद भी कई सीट्स हमको सबमिट करवानी पड़ती है एज एन कंपनी। सो उसके हिसाब से भी एक है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्वार्टरली बनते हैं, इंटरिम बनते हैं, क्वार्टरली इंटरिम बनते हैं, और वो हमें बताने पड़ते हैं हमारे जो भी अकाउंट्स है वो इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके, उसको रखना है, उसको निकलना है, राइट, उसको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, वॉटेवर। सो इन दिस केस द अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 3 मंथ्स, क्योंकि वो क्वार्टर है ना, क्वार्टरली जाता है। तो यहाँ लिखा है इंटरिम क्वार्टरली, 4 सीजन में, हाँ, वो उसको क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है। स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल में जून का 30 जून, जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च। तो उसके हिसाब से हम 3-3 महीने का उनको एज अ कंपनी बना के देते हैं। तो सम एंटरप्राइजेस प्रिपेयर मंथली अकाउंट्स फॉर देयर इंटरनल यूज़ एंड इन दैट केस अकाउंटिंग पीरियड कुड बी अ मंथ, क्योंकि उनको ऐसा उनका बिजनेस होता है इसलिए वो बनाते हैं, राइट। बाकी जनरली क्वार्टरली इज देयर, इंटरिम इज देयर, एंड देन आफ्टर समटाइम 6 मंथ्स और समटाइम डायरेक्टली, या लेकिन अब तो कंपनी होती है तो उनको क्वार्टरली बताना पड़ता है। कई लोग मंथली भी बनाते हैं। सो थस वेन एवर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट इंटरवल ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, सच पीरियड इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, and this concept of preparing accounts at regular interval is also known as periodicity concept। तो जब भी आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो और बना के प्रेजेंट करते हो, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड। वो 1 महीने का हो, 3 महीने का हो या 6 हो के फिर 1 ईयर का। जनरली हमारे हिसाब से क्वार्टरली और पर ईयर का जाता है, उसको हम पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं और उसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं। सम ऑफ द इलस्ट्रेशंस आर देयर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। हियर इट इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट और पीरियोडिसिटी अकाउंटिंग जनरली 1 साल का होता है। एट दैट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। तो जब भी आप बनाओ, 1 महीने का बनाओ, 3 महीने का बनाओ या 1 साल का, यू हैव टू प्रिपेयर P&L अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ऑल्सो बैलेंस शीट। जब भी बनाओ ये कंपलसरी बनाओ। नेक्स्ट वन ये 5th चैप्टर में हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सिंस द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज अज्यूम टू बी इनडेफिनिट और फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, सच लाइफ इज डिवाइडेड इनटू कन्वीनियंट अकाउंटिंग पीरियड्स टू अ सर्टेन परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ एंटिटी एट द एंड ऑफ ईच सच अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज द थिंग। तो यहाँ ये चीज़ है कि कोई भी लाइफ सी फिक्स नहीं है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, आपको मालूम है। लेकिन बिजनेस का लाइफ को हम एजम्पशन करते हैं इनडेफिनिट है, लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, और वो उसको छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, वो अकाउंटिंग पीरियड है। और उसके हिसाब से हमें परफॉर्मेंस मालूम पड़ता है एवरी ईयर का, हम कहाँ है, हमारी पोजीशन क्या है, एंटिटी कहाँ है फॉर दैट इच और सच अकाउंटिंग पीरियड। एंड दिस प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है। तो ये पीरियोडिसिटी पीरियड के हिसाब से ही चलता है। नेक्स्ट वन, 7th वन, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। द नेम सजेस्ट फुल डिस्क्लोजर, यानी कि यहाँ आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर सेम बाय सम ऑथर्स। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ छुपाओ मत,
show up everything. All material information must be disclosed. To enable the users of the financial statements to take informed economic decisions, it is necessary to disclose all the relevant information in the financial statement. यानी हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो भी बनाएंगे, वहाँ हमको सब कुछ बताना है, कुछ छुपाओ मत. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब भी अकाउंट लिखते हो, गिव ऑल द टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन टू योर यूजर्स, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब आ जाना चाहिए. आपका प्रॉफिट कहाँ से आया, कितना सेलिंग, कितना परचेज, कितना सैलरी, कितना वॉट एवर इनकम एंड एक्सपेंसेस आर देयर, यू हैव टू टेक केयर रिगार्डिंग दिस ऑल दिस थिंग्स, राइट. इकोनॉमिक डिसीजन उनके हिसाब से हमें लेना होता है. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बताओ. नो मटेरियल इन्फॉर्मेशन अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ जनरल इन्वेस्टर्स शुड रिमेन अनडिस्क्लोज और कंसील्ड. कुछ छुपाना नहीं है, कंसील्ड मत करो, कुछ अनडिस्क्लोज मत करो. जो भी हमारे बिजनेस के रिलेटेड है वो मटेरियल, जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्म करो, उनको बताओ, जो इंटरेस्ट ऑफ द जनरल इन्वेस्टर्स है सबके लिए, राइट. हाँ, अगर सिर्फ अपने यूनिट के लिए कुछ ऐसा है तो उसको आप अनडिस्क्लोज करोगे तो चलेगा, यानी उसको कंसील कर दो. लेकिन नहीं कुछ कॉमन में जाता है, जनरल में है, तो आपको उसको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑनेस्टली कम फर्स्ट. तो ऑनेस्टली उसको हम बताना है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129/1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू of the state of the affairs of the company or companies. Comply with the accounting standards notified under section 133 and shall be in the form of or forms as may be provided for the different class or classes of companies in schedule 3. तो schedule 3 के हिसाब से यहाँ यही है, जो भी सेक्शन दोनों दिए है उसके हिसाब से सब कुछ हमको बताना है. कंपनी जो भी है उसके अफेयर्स में आपके जो भी किया हो, राइट, इन द स्टेट ऑफ द अफेयर्स वॉट एवर द वर्क इज डन, राइट, वो सब कुछ बताना है. और एक शेड्यूल 3 है, वो नेक्स्ट ईयर आपको आएगा, राइट. दैट इज इन दी पार्ट 2 चैप्टर 3 आएगा, कंपनी से अकाउंट. उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि ये कैसे बनाते हैं. तो सब कुछ बताओ, राइट, एवरीथिंग. आगे अकॉर्डिंग टू जनरल इंस्ट्रक्शन नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013, यार इसके हिसाब से हमें क्या करना है. द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल आर इन एडिशन टू एंड नॉट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. तो जो भी एक शेड्यूल 3 है हमारे पास, बहुत सिंपल सा शेड्यूल है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से. तो डिस्क्लोजर आर एवरीवेयर, मीन्स इन एवरी पर्टिकुलर कंपनीज वर्क. तो वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक शेड्यूल्स के हिसाब से जाना चाहिए. उसके साथ में कुछ सब्सटीट्यूशन नहीं होना चाहिए. नोट इन अ सब्सटीट्यूशन ऑफ द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. जो अकाउंटिंग हमने स्टैंडर्ड्स मिस हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रिस्क्राइब के अंदर जो भी एक लिस्ट है पूरा, राइट, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जाता है और इंडियन स्टैंडर्ड भी अब तो आ गए कई सालों से पहले 2013 को हम उसको ही फॉलो कर दें, राइट. तो उसके हिसाब से कुछ मिस ना हो जाए. सो एडिशनल डिस्क्लोजर्स स्पेसिफाइड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल बी मेड इन द नोट्स टू द अकाउंट्स और बाय द वे ऑफ एडिशनल स्टेटमेंट अनलेस रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज on the face of the financial statements. And whenever you are preparing the company's account, that is financial statements, if you are not ready to give the all information together, that make it not okay. और शेड्यूल 3 में उसकी अलग से नोट बनती है, वो कंपलसरी नहीं है हमारे सिलेबस में, वो नेक्स्ट ईयर आएगा. वो सिलेबस के बाहर की चीज़ है, यानी कि वो बहुत हाई लेवल का है. वो शेड्यूल के सिवा, शेड्यूल 3 के सिवा जो आपको नोट्स बनानी है उसमें सब इन्फॉर्मेशन देनी है, सब इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन देनी है. तो अगर पॉसिबल है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से आप वो कंपनी से अकाउंट बनाओ, लेकिन नोट्स में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दो. डिस्क्लोज तो करना ही है इन शॉर्ट. इस सब का एक आउटपुट यही आता है कि आप शेड्यूल बनाओ ना बनाओ, यानी आप स्टेटमेंट बनाओ लेकिन उसका नोट्स बनाओ ना बनाओ चलेगा, इन्फॉर्मेशन कोई भी छुपी नहीं रहनी चाहिए. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से डिस्क्लोज करना ही है. सिमिलरली ऑल अदर डिस्क्लोजर्स as required by the Companies Act shall be made in the notes to the accounts in addition to the requirements set out in this schedule. वो बताओ, right. आगे the practice of appending some of the things are there. So the practice of appending notes or schedules to the finance statement has developed as a result of this principle of full disclosure. तो शुरू हो गया है, सब बनाते भी है, राइट. जब आप अकाउंटिंग का कंपनी लेवल पर काम करोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा. सी द एग्जाम्पल, इन्फॉर्मेशन अबाउट कंटीजेंट लायबिलिटी. सी ये कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी है जो अभी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ है लेकिन वो संभवत जिसको हम बोलते हैं, राइट,
वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कि वो हमें पैसे पे करने ही हैं, राइट। ऐसी कंटीजेंट एसेट भी होती है, वो हमें पैसे मिलने ही वाले हैं। तो ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी है, मार्केट वैल्यू ऑफ सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स, राइट, वो क्या होगा हमें नहीं मालूम है। मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन कौन सी यूज़ कर रहे हो, मेथड ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक विच एवर इज लेस, एंड अदर अकाउंटिंग पॉलिसीज आर डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अ व्यू टू डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट और मटीरियल इन्फॉर्मेशन। तो आपको बताना है, भले कुछ ना हुआ हो, बताओ, राइट। जैसे कि कोई एक केस चल रहा है, कोई पार्टी ने आपकी कंपनी के ऊपर केस किया है कि आपने ये कुछ हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं, मीन्स कोई प्रोडक्ट है उसकी हमें कितना लॉस है, तो आप हमें उसके सामने जो भी पैसा है वो आपको देना पड़ेगा, 1,00,000 रुपया हमें देना है आपको। तो हमारे लिए तो लायबिलिटी है, लेकिन वो अभी क्रिएट नहीं हो, इसलिए हम उसको लायबिलिटी नहीं डालते, उसको हम कंटीजेंट लायबिलिटी में डालते हैं, क्योंकि केस चल रहा है। जब क्लियर होगा तभी वो लायबिलिटी होगी। तो उसको बताओ, उसको डिस्क्लोज करो कि ऐसा पैसा हमें देना पड़ेगा, तो कंटीजेंट के तौर पर बताओ उनको, राइट। जो शेयर होल्डर्स है उनको मालूम पड़ना चाहिए ऐसा केस चल रहा है। फिर वैसे ही आप नेक्स्ट ईयर पर सीधा ही आप 1,00,000 दे दोगे, राइट, कि फॉर द सो एंड सो टाइप ऑफ दी केस ये अमाउंट पे किया, तो ये हमारा लायबिलिटी है, तो ये नहीं चलेगा। तो उसको कंटीजेंट के हिसाब से बताओ। हाँ, केस जीत गए तो आप बता भी सकते हो कि वॉट एवर द केस विच वी विल और वी गेव इन द इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर, वो हम जीत गए, वॉट एवर। ये बहुत डिटेल की बात नहीं है, लेकिन बताना ज़रूरी है। सो दैट इज़ द थिंग, डिस्क्लोज है वो सब कुछ बताओ, सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन जरूरी है। गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस डिमांड्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स टू डू सो। अच्छा कर रहे हो, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस बता रही है आपको कि वो डिमांड करिए कि सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन दो, सब बताओ। इवन व्हेन देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, मटेरियल और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन इज टू बी डिस्क्लोज। भले ही आपके हमारे अकाउंटिंग रूल में नहीं है, हम उसको नहीं बताते, ये નથી रूल में, समझो નથી, राइट, कि तुम्हारे बताओ जो बताओ, गिव डिस्क्लोज दैट वन, राइट, शो अप दैट वन ना। आपका क्या जाता है, क्योंकि ये मटेरियल जो है शायद नेक्स्ट ईयर कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो पैसे आपको पे करने के, अगर इनकम जनरेट होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पैसा देने के आए तो आपको शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा। और समटाइम्स अपन सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी बताओ। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर सम इलस्ट्रेशन। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज मटेरियल इन्फॉर्मेशन। मटेरियल के हिसाब से कोई भी एसेट ले लो, तो अगर आप डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज करना चाहते हो, दैट इज अफेक्ट्स द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द एंटरप्राइज एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स शोन इन द बैलेंस शीट। यानी कि जब आप दो मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है और वेटेड डाउन मेथड है, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो दोनों में से जो भी यूज़ करते हो, किसी एक मेथड में प्रॉफिट लॉस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा, लॉस कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, ऐसा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि किसी में आपको स्ट्रेट लाइन से सेम टाइप का एवरी ईयर जाएगा डेप्रिसिएशन, और दूसरी मेथड में अलग अलग डेप्रिसिएशन जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस। तो प्रॉफिट लॉस में उसकी इफेक्ट है, तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट चेंज इन पॉलिसी, तो आपको बताना पड़ता है। सो बेस्ड ऑन द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के जरिए दिस शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद द इम्पैक्ट ऑफ सच चेंज, बताना पड़ता है, राइट, नोट्स में बता दो। नेक्स्ट वन, इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन द मेथड ऑफ स्टॉक और इन्वेंटरी, राइट, विच एवर इज लेस, हमने देखा है। सो वैल्यूएशन जो है उसकी इम्पैक्ट भी पड़ेगी, तो इट्स इम्पैक्ट शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी आपको बताओ। तो उसके लिए कई चेंजेस करने पड़ेंगे पॉलिसी में, वो भी आपको बताना जरूरी है। तो इट वॉज द डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट वन, 8.1, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। कई बार ये वर्ड आया, मटेरियल इन्फॉर्मेशन, राइट, फुल डिस्क्लोजर में देख लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होगा, ये तो हमने समझ लिया। मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन द रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ये मटेरियलिटी किसके ऊपर डिपेंड है, ये दो चीज़ों ऊपर, उसका रिलेवेंस क्या है और रिलायबिलिटी क्या है। कई बार वो रिलेवेंट नहीं होता है, रिलायबिलिटी भी नहीं होती है, लेकिन ये प्रॉपरली जा ही रहा है तो इन्फॉर्मेशन बताओ। इन्फॉर्मेशन विल बी कंसिडर्ड मटेरियल ओनली व्हेन द सेम इज रिलेवेंट और सिग्निफिकेंट, राइट, वो रिलेवेंट हो, सिग्निफिकेंस हो, जरूरी हो, राइट, तो ही बताओ। According to this concept, any information will be shown in detail in financial statement only when the same is useful to the users of such information. वो ना बताओ जो यूजर्स को जरूरी नहीं है, वही बताओ जो यूजर्स को जरूरी है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बता रहे हैं। While materiality principles implies that material information should be disclosed, it may also imply that
इमटेरियल इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी डिस्क्लोज, कोई जरूरी हो, क्यों बता रहे हो, एग्जाम्पल देख लो. When small tools like small hammers, nails, screws, screwdrivers, etc. are used, there is no need to maintain a separate accounts for each of the such items. सबकी ज़रूरत नहीं है. हमने कल परसों ही देखा था ना एक एग्जांपल में, राइट, जो सन्ड्री इनकम्स का नाम आया था. तो छोटी छोटी इनकम थोड़ी बतानी होती है, राइट, वो सब साथ में मिला के देखो उसमें क्या यूज़ हुआ नहीं बताने की ज़रूरत. यहाँ पर भी ये छोटे जो औजार होते हैं हम उसको बोलते हैं लूज टूल्स, छूटक जो હોય છે. तो एक अलग अलग बताऊंगा नहीं, हैमर ने स्क्रू ने, नो नीड टू गिव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट वन और मेंटेन द सेपरेट अकाउंट फॉर दैट वन, राइट, वो नहीं बताने की जरूरत है. सो ओनली वन अकाउंट ऑफ लूज टूल्स वुड बी सर्व द पर्पस. तो सब मत बताओ, साथ में ले लो. Similarly, instead of keeping separate accounts for pencil, eraser, pen, etc., only one account styled as stationery expense account shall be maintained because it is not necessary to maintain separate accounts for small and इमटेरियल आइटम्स. ये सबके लिए, पेंसिल के लिए थोड़ी अलग अकाउंट बनता है, पेन के लिए थोड़ी अलग बनता है, फाइल के लिए थोड़ी अलग बनता है ना, नेवर, राइट. सो ओनली वन अकाउंट दैट इज स्टेशनरी एक्सपेंस. यहाँ लूज टूल सब कुछ साथ में आ जाता है. सो मेंटेन करना जरूरी नहीं है, सिंपली आपको नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द सेपरेट अकाउंट्स फॉर स्मॉल आइटम्स, इमटेरियल आइटम. देयरफॉर देयर इज नो नीड टू सेपरेट डिस्क्लोजर और नॉट फॉर सच इमटेरियल आइटम्स इन अकाउंट्स और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जो हम मटेरियल कॉन्सेप्ट देख रहे हो उसको फुल डिस्क्लोजर से के साथ भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो उसके साथ भी इसको जाना पड़ेगा कि वहाँ सब नोट नहीं देनी है, राइट. ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन और कंपनी के लिए छोटी इन्फॉर्मेशन लाखों में होती है, कीप इन माइंड, राइट. वो जो खर्चे होते हैं स्टेशनरी के वगैरह वो लाखों में चले जाते हैं, तो वो पूरा साथ में दे सकते हैं. सो देयरफॉर देयर इज नो नीड टू सेपरेट डिस्क्लोजर, नोट्स नहीं बतानी है. मटेरियलिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन द अमाउंट इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन. उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कौन सी अमाउंट कौन से ट्रांजेक्शन के हो रही है. देख लो, फॉर एग्जाम्पल देख लें, परचेज ऑफ डस्टबिन ₹20, दिस विल बी कंसिडर एज एन एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द सेम टू बी अ फिक्स एसेट, राइट. तो आप 50, 100, 200 रुपये की डस्टबिन लाते हो, यहाँ तो 20 रुपये की, तो वो एसेट मानी जाती है वैसे तो, कि वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए. लेकिन हम इसको यहाँ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के तौर पर देखें तो एक्सपेंस में डाल सकते हो आप, क्योंकि वो बड़े लंबे समय तक चले, लेकिन बहुत अमाउंट छोटी है, तो फिर उसको एसेट में मत डालो. ओके. सो शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 13 जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस states that a company shall disclose by way of notes additional information regarding aggregate expenditure together. aggregate means सब कुछ साथ में expenditure बताना है, and also income on any item of income and expenditure which exceeds 1% of the revenue from operations or ₹1 lakh whichever is higher. तो ये याद रखो, ये 2013 का जो भी शेड्यूल 3 है उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. तो नेक्स्ट ईयर हम बनाएंगे उसके हिसाब से कि कंपनी को क्या करना है. कंपनी शैल डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कंपनी को देनी है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट इनकम, दोनों साथ में मिला के नहीं, अलग अलग, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इनकम, राइट, यानी टूगेदर जो होता है एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एग्रीगेशन. कोई भी एक आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कोई भी दोनों में से एक, इनकम हो या एक्सपेंडिचर, वो एक्सीड्स होता है 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. 1% फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस, वो जो ऑपरेशंस करते हैं, वो जो काम करते हैं, उसके पीछे उसका जो भी रेवेन्यू होता है उसका 1% या फिर 1 लाख जो भी हायर है वो, उसको ही हमें शेड्यूल 3 के हिसाब से डालना रहता है, राइट. ये एक हमारे लिए ज़रूरी बाबत है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन. इस शेड्यूल 3 में देखेंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन इतनी भी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है उस टाइम में भी. तो शेड्यूल 3 कैसे बना तो उस टाइम पे आपको मालूम पड़ेगा. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव अ डेफिनेट रूल फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन ईच केस. हर बार पर हमको पूरी तरीके से उसको फॉलो नहीं करना होता है. टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑफ अमाउंट, यानी जत्थो, आपकी पैसा की टोटल अमाउंट क्या है, आपका जो भी पर्टिकुलर मॉनिटरी वैल्यू है उसका क्वांटम क्या है, रिलेवेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन और इन्फॉर्मेशन इन द बिजनेस. तो उसके हिसाब से हमें डिटरमाइन करना है ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटेंट नीड नॉट अटेम्प्ट टू रिकॉर्ड इवेंट्स so insignificant that the work of recording them is not justified by the usefulness of the results. तो कई बार ऐसा भी होता है कि अकाउंटेंट को कई चीज़ें डालनी पड़ती है. तो यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट के हिसाब के अकाउंटेंट है उसको नो नीड टू अटेम्प्ट टू रिकॉर्ड इवेंट्स जो इनसिग्निफिकेंट वर्क के हिसाब से चलता है, और मे बी नॉट जस्टिफाइड बाय द यूजफुलनेस ऑफ रिजल्ट, कुछ भी नहीं आएगा उसका रिजल्ट. सो वेदर एन इवेंट और इन्फॉर्मेशन और ट्रांजेक्शन इज मटीरियल
और नॉट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट एंड कॉमन सेंस ऑफ द अकाउंटेंट। तो कई बार ऐसा भी होता है, जो भी इवेंट है, इंफॉर्मेशन, माहिती आपको दी जाती है, ट्रांजेक्शन है, इज़ मटेरियल और नॉट मटेरियल भी है, नहीं भी है, बट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट एंड कॉमन सेंस ऑफ अकाउंटेंट। उसके ऊपर डिपेंड है ना, उसको कॉमन सेंस उसकी चलनी चाहिए। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, उसके हिसाब से 20 रुपये का जो भी डस्टबिन है उसको एसेट में ना डाले, वो कॉन्सेप्ट को फॉलो करे, सही चीज़ है, लेकिन सभी कई बार इसको इग्नोर करना पड़ता है हमें, है। तो कॉमन सेंस को यूज़ करो उस टाइम पर, दैट इज द इंफॉर्मेशन। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, लेट्स सी। इंस्टेड ऑफ चार्जिंग एक्सपेंसिस ऑफ ओनली पार्टली मीन्स थोड़े बहुत, जो हाफ या 25%, यूज नॉट पेड, फुल कॉस्ट ऑफ नॉट पेड इज चार्ज एज एक्सपेंस टू P&L अकाउंट इवन इफ द पार्ट देयर ऑफ इज स्टिल अनयूज्ड। ये तो थोड़ी ना स्टॉक है, एंड ऑफ द ईयर आपने स्टेपलर पिन लिया है और स्टेपलर लिया है तो स्टेपलर की पिन हाफ यूज हुई है, हाफ बाकी है, तो फिर उसको हम नहीं बताएंगे, है। तो वैसा ही नॉट पेड का है ना, उसमें पन्ने 50 पन्ने का 10 ही पन्ने यूज़ हुए और अभी 40 पन्ने बाकी है, तो फिर ऐसा नहीं बता सकते हो, पार्टली यूज़ नहीं बता दो, फुल्ली यूज़ बता दो, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस में कंसेप्चुअली राइटिंग पैड इज एन एसेट ऑफ द एंटिटी, क्योंकि उसको लंबे समय तक चला है ना हमें। एवरी टाइम द पेज फ्रॉम सच पैड इज यूज्ड, पार्ट ऑफ द पैड इज यूज्ड अप एंड टू द एक्सटेंड द सेम रिमेन्स अनयूज्ड, इट इज़ एन एसेट। थोड़ा बहुत यूज़ करते, थोड़ा बाकी रहता है, थोड़ा यूज़ करते, थोड़ा बाकी रहता है, थोड़ा यूज़ करते, थोड़ा बाकी रहता है, ऐसे एसेट हुआ ना, राइट। लेकिन थियोरिकली, कॉन्सेप्चुअली हमने देखा ये सही बात है, एसेट जा रहा है, लेकिन थियोरिकली देखें तो इट मे बी पॉसिबल टू असर्टेन द नंबर ऑफ पेजेस यूज्ड इन द रिमेनिंग पेजेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ऐसा तो कितना करोगे, ऐसे कितने सारे काम होते हैं, बट द कॉस्ट ऑफ सच एफर्ट कुड बी अनवारंटेड एंड नो अकाउंटेंट वुड यूजुअली अटेम्प्ट टू डू दिस। कौन करेगा ऐसा, कितना बाकी रहे, कितने यूज हुए। तो इंस्टेड यूजुअली कॉस्ट ऑफ द सच राइटिंग पैड्स आर रिटर्न ऑफ एज एक्सपेंस। तो पूरी जो उसके पीछे कॉस्ट लगी वो रिटर्न ऑफ कर दो, उसको निकाल दो एक्सपेंस के तौर पर, either when the same is purchased or when the same is used for reused, right, or we can be issued for the use, right। तो नेक्स्ट ईयर यूज़ करो, ये यूज़ करो, कोई भी यूज़ का, उसको तो हम पूरे साल का ही बता के नेक्स्ट ईयर के लिए ले जाते हैं, यूज़ भले ही पूरा ना हुआ हो, ओके। सेकंड है एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच डज नॉट एक्सीड 1%, जो हमने बताया आगे 1%, राइट, फ्रॉम द टोटल ऑपरेशंस, रेवेन्यू ऑपरेशंस of the revenue from operations or rupees 1 lakh, whichever is higher is not required to be separately shown in statement of profit and loss of a company, right। तो फिर उसको सेपरेटली शो नहीं करना है, बताना नहीं है, ओके। ये स्टेटमेंट नेक्स्ट ईयर आएगा तब आपको डिटेल में मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए वो स्टेटमेंट याद रखो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी है, उसमें ये जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द इनकम और एक्सपेंडिचर वो 1% से ज़्यादा नहीं हो रहा है, नॉट एक्सीडेड देन 1% ऑफ द रेवेन्यू और फ्रॉम ऑल ऑपरेशंस और 1 लाख जो हायर है वो दोनों में से। सो अनलेस स्पेसिफिकली मैंडेटेड और अदरवाइज, ये याद रखना। तो whichever is higher is not required to be separately shown in the statement of profit and loss of a company unless specifically mandated otherwise। आपको मैंडेटेड किया हुआ है, इट इज़ कंपलसरी, मीन्स मैंडेटरी होता है, अगर मेंशन किया है तो ही उसको ध्यान पर लो। थर्ड इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन, इफ़ अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, ऑब्वियसली हमारे देश में यही होगा 2016, और टेलीफोन बिल इज रिसीव्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2 मार्च 2016 टू 1 अप्रैल 2016। देख लो, ये अभी हमारे साथ भी प्रॉब्लम होता ही है ऐसा, राइट, आपको मालूम भी है। तो मार्च में तो ईयर ख़त्म हो जाता है, टेलीफोन हमने यूज़ किया है, उसका बिल हमारे पास आया 1 अप्रैल तक का। सो एंटायर वैल्यू ऑफ दिस बिल में बी चार्ज एज एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 31 मार्च 2016। ये ईयर के लिए हम पूरा लिख देंगे, 1 अप्रैल का भले हो, 6 अप्रैल का भले हो, 7 अप्रैल का भले हो, राइट, जो भी हो, लेकिन हम तो इस साल में ही लेंगे, राइट। सो इंस्टेड ऑफ चार्जिंग एक्सपेंस फॉर 1 डे इन द ईयर 2016-17, हमको 15-16 में बता देना है, फिर 16-17 में उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस अकाउंटेंट को यूज़ करना चाहिए, राइट। ये प्रॉब्लम होता है कई बार, लेकिन ये बड़ी अमाउंट होती है तो फिर उसको भी कंसिडर कर सकते, तो ये तो छोटी अमाउंट है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। आगे जाते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रिफर टू एज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बाय द सम ऑथर्स। नाम याद रखना, जनरली रूटीन में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन कई बार कंजर्वेटिज्म यूज़ भी होता है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन द कंजर्वेटिज्म और कंजर्वेटिव बेसिस। विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंटिंग
याद रखना ये विंडो ड्रेसिंग क्या है, दैट इज शोइंग द परफॉर्मेंस और पोजीशन डिफरेंट देन द एक्चुअल वन इज नॉट परमिटेड। जो है वो बताओ, जो नहीं हो क्यों बता रहे हो। विंडो ड्रेसिंग हो रहा है कई बार अकाउंटिंग में, ये नहीं होना चाहिए, राइट। सो जो भी हम स्टेटमेंट बनाए फाइनेंशियल, वो कंजर्वेटिज्म के हिसाब से ही होना चाहिए, प्रूडेंस के हिसाब से ही होने चाहिए। सिंपली वी कैन से इन अदर वर्ड्स, शोइंग अ पोजीशन बेटर देन व्हाट इज नॉट गुड। जो है उससे अच्छा क्यों बता रहे हो, जो है वही बताओ। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर टू शो परफॉर्मेंस और पोजिशन सब्सटेंशियली वर्स देन वॉट इट इज एंड थस क्रिएट सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व भी थर्ड चैप्टर में आएगा। लेकिन जो आपके पास नहीं हो क्यों बता रहे हो, सीक्रेट रिजर्व क्यों क्रिएट कर रहे हो, पैसा क्यों छुपा रहे हो। जो अच्छा है वो नहीं है, वो कुछ दिखाना नहीं है। जो अच्छा नहीं है वो प्रॉपरली अगर रेलेवेंट है तो उसको बताना पड़ेगा ना, और वो अच्छा है ही नहीं तो अच्छा बना के आपको बताना नहीं है। और ये लास्ट सेंटेंस याद रखना, व्हाट इट इज़ एंड थस क्रिएट सीक्रेट रिजर्व। सो आप नहीं बता रहे हो, इसका मतलब आप सीक्रेट रिजर्व कर रहे हो। सीक्रेट रिजर्व हमारे इंडिया में, यानी पूरे, अब तो पूरे देश की बात छोड़ के पूरे वर्ल्ड की बात करें, सीक्रेट रिजर्व को निकाल ही दिया है। वो आप नहीं रख सकते, पैसा छुपा नहीं सकते। प्रूडेंट रिपोर्टिंग बेस्ड ऑन particularly conservatism builds confidence in the results and in the long run best serves the interest of all stakeholders and users of financial statements। यानी कि जब ये आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को, राइट, सब्सटेंशियली खराब मत बताओ, इंटेंशनली खराब मत बताओ, राइट। जनरली कोई खराब नहीं बताया, अच्छा ही बता रहा है, लेकिन खराब है तो खराब बताओ, राइट। जो अच्छा है वो अच्छा बताओ। सो प्रूडेंस रिपोर्टिंग करते हैं बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, रिजल्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, एंड ऑल्सो लॉन्ग रन में आपको इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स भी कवर होता है। दिस पॉलिसी ऑफ प्रूडेंट रिपोर्टिंग लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, ये सही मायने की पॉलिसी है, उसको फॉलो करना है कि अकाउंटेंट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एंटिसिपेटेड। फिर से एक बार, अकाउंटेंट, कोई भी अकाउंटेंट है, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट anticipated gain or profit but provides for all anticipated losses। यानी जो भी अकाउंटेंट है वो शायद पूरा गेन और प्रॉफिट को एक्सेप्ट रूटीन में ना ले, अकाउंट में ना ले, चलेगा, लेकिन लॉस को तो लेना ही लेना है, राइट। जो लॉस हो गया है, होने वाला है, राइट, उसको मालूम है, उसको लो। जो प्रॉफिट हो गया है, होने वाला है, शायद उसको इग्नोर करके तो चलेगा। ये एंटिसिपेटेड है, एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली होता तो फिर तो लेता ही है ना। देख लो कैसे, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट देयर इज प्रेफरेंस फॉर understatement of revenue or asset rather than overstatement when dealing with measurement of uncertainties। कई uncertainties है तो उसको हम हमारी लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अंडरस्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू और एसेट, ओवरस्टेटमेंट नहीं करना है, राइट। तो जितना है उससे कम बताओ, ज़्यादा मत बताओ। रिगार्डिंग द पर्टिकुलर रेवेन्यू और एसेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स। ये स्टेटमेंट को पूरी तरीके से समझना, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अंडरस्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू और एसेट रादर देन ओवर स्टेटमेंट, ज़्यादा जो है उससे कम। व्हेन डीलिंग विथ मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, जब अनसर्टेनिटी, अचौकसाई, राइट, हम जिसको बोलते हैं कोई वस्तु चौक्कस નથી, અને આપણને ખબર નથી, ફ્યુચર ઇઝ અનસર્ટેન, ચોક્કસ છે, તો એ વખતે અંડરસ્ટેટમેન્ટ કરો કોઈ પણ વસ્તુનું, ઓવરસ્ટેટમેન્ટ ના કરશો। ભાવ વધશે જેવું ના માની લેશો, વી ડોન્ટ નો एक्चुअली व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। सो मेक इट अंडरस्टेटमेंट रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एसेट, डोंट मेक इट ओवरस्टेटमेंट इस सेंस में। तो एट द सेम टाइम देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर एस्टिमेटिंग हायर नंबर ऑफ लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस व्हेन डीलिंग विद द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज, राइट। तो उसको भी मालूम, ये एसेट आता है तो लायबिलिटी भी आएगी ना, राइट। सो प्रेफरेंस फॉर एस्टिमेटिंग हायर नंबर ऑफ द लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस जब अनसर्टेनिटीज आती है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो स्टेटेड एंड at anticipate no profits but anticipate all losses and provide for them। तो प्रॉफिट को आप एंटिसिपेट नहीं करोगे चलेगा, नहीं करना चलेगा 101%, बट ऑल लॉसेस को एंटिसिपेट करना है। ये ब्लैक जो राइटिंग में वो तैयार कर देना, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट एंटिसिपेट ऑल लॉसेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर देम। सी द एग्जाम्पल, प्रूडेंस का जो एग्जांपल है, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड थ्रू दिस वन। बिफोर एग्जांपल ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लो कि रिकॉग्नाइज रेवेन्यू और गेन ओनली व्हेन दे आर रीजनेबली सर्टेन। पहचानो रेवेन्यू गेन, पहचानो जब वो रीजनेबली सर्टेन है। दूसरा, रिकॉग्नाइज एक्सपेंस और लॉसेस एज सुन एज दे आर रीजनेबली पॉसिबल।
ये जनरली हम गेन जो होता है ओके वो रीजनेबली सर्टेन है, तभी हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। सामने एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस या लॉसेस होता है, तो उसको जल्द से जल्द, ये जब जरूरत पड़े तभी, रीजनेबली सर्टेन ओनली व्हेन दे आर रीजनेबली सर्टेन, बट ये एज सुन एज दे आर रीजनेबली पॉसिबल, शक्यता हो, जरूरत हो तो उसको देख लो। सम ऑफ द एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन दिस वन आर देयर, उसको मिला के आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, यानी 5,000 का उसका कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू उसका 7,000 है। क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका कॉस्ट है 5,000, मार्केट वैल्यू है 7,000। विच एवर इज लेस, तो हम तो 5,000 लेंगे। चलो ये हमारा रूल है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी इज ₹20,000 एट द एंड ऑफ द ईयर एंड मार्केट वैल्यू इज ₹30,000, तो हमें तो बोला विच एवर इज लेस, तो 30, 20, 20 इज लेस, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट ₹20,000। So at the same time, if the cost of closing stock of inventory is ₹20,000 at the end of the year and market value 17,000, तो अब तो उल्टा हो गया, इन्वेंटरी का स्टॉक जो कॉस्ट है वो 20 का है लेकिन मार्केट 17 है, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड 17,000। तो पहले 20 लिया तो फिर दूसरी बार 20 नहीं लेंगे, 17 लेंगे, क्योंकि हमारा इन्फॉर्मेशन ऐसा है विच एवर इज लेस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम हो वही लेना चाहिए। तो पहले में कॉस्ट था, दूसरे में मार्केट है। सो हियर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट ऑफ ₹10,000, क्यों 30,000 ये पहले था, उसमें से 20 इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, वो हमें ध्यान पर नहीं लेना है, चलो छोड़ दो, भले लॉस गया, राइट, विच एवर इज लेस के हिसाब से 10,000 का तो लॉस गया ही ना। अगर हम मार्केट में बेचे तो हमें 10,000 मिलते ज़्यादा, क्योंकि 20 का हमें 30 मिलता, तो वो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है, उसको इग्नोर करो, नॉट टेकन इनटू अकाउंट एज द सेम इज नॉट एक्चुअली रियलाइज, हुआ ही नहीं है तो कैसे क्रिएट करें। लेकिन द एंटिसिपेटेड लॉस ऑफ ₹3,000, बॉस 20,000 में से 13 मतलब 20 में से 17, 3,000 का लॉस हुआ, इट विल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन वी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक एट 17 अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ 20,000। तो यही बात ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में है, मैं यही बताना चाहता था। एंटिसिपेटेड गेन और प्रॉफिट इग्नोर करो, बट प्रोवाइड्स फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, ये अकाउंटेंट को ध्यान रखना है। पहले में 10,000 का लॉस प्रॉफिट था, पहले में 20 वाला 30 में जा रहा था, हमने 20 में ही रखा उसको, तो वो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट था, तो उसको कंसीडर नहीं करना है। लेकिन सेकंड में 20 वाला 17 में जा रहा है, उसको कंसीडर करना है, 3,000 रुपये, दैट इज द एंटिसिपेटेड लॉस। सो दैट इज द थिंग, अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ 20,000 वी विल रिसीव 17, यही है इंफॉर्मेशन इसमें, राइट। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज मेड इन द अकाउंट्स। डाउटफुल डेब्ट्स यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें पैसे शायद ना भी दे, 10%, 5%, तो वो क्रिएट करो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज मेड इन द अकाउंट्स, आपको मालूम है डिस्काउंट हम कैसे देते हैं, राइट, डेटर्स को 2%, 5%, 10% हमने देखा है हमारे जर्नल में, राइट। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट टू सो एंड सो, वो है डिस्काउंट रिजर्व, तो वो रखो, राइट, थोड़ा परसेंटेज रिजर्व रखो अपने पास, क्योंकि वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, कंटीजेंट लायबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट वेयरएज कंटीजेंट एसेट्स आर नॉट शोन इन देयरिन। तो हम एसेट तो नहीं बताने वाले, मैंने एग्जांपल दिया आपको, लेकिन वो बताएंगे नहीं, हम नहीं बताएंगे बैलेंस शीट में, लेकिन लायबिलिटी बताएंगे, यानी वो लॉस होने वाला है ना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी लायबिलिटी है। शायद हम केस हार गए, हमारे एग्जाम्पल में मैंने बोला हो, तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो वो बताओ। एसेट क्या होने वाले नहीं बताओगे तो चलेगा। 6th वन, प्रोविजन फॉर रिडक्शन और इरोजन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज यूजुअली मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपका इन्वेस्टमेंट्स कम होने जा रहा है, कम होगा तो वो बताओ, वो इरोजन हो रहा है उसका, यानी रिड्यूस होने वाला है, तो वो भी बताओ। 7th वन, व्हेन गुड्स आर सप्लाइड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस द रेवेन्यू इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टिल द कंफर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द बायर फॉर हैविंग एग्रीड टू परचेज द सेम। यानी एज अ क्रेडिटर, एज अ पर्टिकुलर ट्रेडर, यू आर सेलिंग द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल और रिटर्न, राइट, बेचना है या फिर वापिस आएगा, है ना। हम कई बार बोल रहे कि पसंद ना पड़े पास वापिस दे दो, तो जहाँ સુધી कन्फर्मेशन ना आवे कि द पर्सन इज परचेज द गुड्स, तब तक उसको एंट्री में मत लो। ये आता है हमारे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन द वर्क कंप्लीटेड इज वेरी लेस और नेग्लिजिबल। कुछ कॉन्ट्रैक्ट का काम है 50%, 100%, 60% काम हुआ तो उसको 91 पर लगती है, लेकिन 2% काम हुआ है तो नेग्लिजिबल है। सो से लेस देन 25%, राइट। The entire profit is reserved for future contingencies and is transferred to work in progress account. ओके, सो समझ लो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आपका काम चालू है, राइट, लेकिन 25% से कम हुआ है काम,
जो भी प्रॉफिट उसका हुआ है वो कंटीजेंसीज, फ्यूचर में कोई भी कंटीजेंसी क्रिएट होगी उसमें ट्रांसफ़र कर लो एक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के जरिए। दूसरी लैंग्वेज में हम बताएं, इन अदर वर्ड्स, नो प्रॉफिट इज टेकन इनटू अकाउंट और प्रॉफिट इज इग्नोर्ड फॉर सच लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर वेरी लेस और नेग्लिजिबल वर्क हैज़ बिन कंप्लीटेड। कॉन्ट्रैक्ट आपको 5 साल का मिला है, 3 साल का मिला है, हर साल आपको 25-25, 30-30% काम करना है। आपने इस साल का काम कर लिया, आपको प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ है ना, तो काम ख़त्म हो तब तक वो प्रॉफिट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्रिएट करके उसको फ्यूचर कंटीजेंसीज यानी इमरजेंसीज के लिए उसको रखना पड़ता है। ओके, कई बार ऐसा भी होता है बहुत कम काम हुआ होता है लेकिन पैसे आ गए होते, तो उसको भी ध्यान पे रखो। सो हाउएवर, हाँ, उस दूसरी बात याद रखो कि नो प्रॉफिट इज टेकन इनटू अकाउंट और प्रॉफिट इज इग्नोर्ड। प्रॉफिट लेना भी नहीं है, उसको इग्नोर भी नहीं करना, इसलिए हम उसको डालते हैं प्रोग्रेसिव वर्क में, राइट, जो भी है, राइट, उसका एक अकाउंट क्रिएट करते हैं प्रोग्रेस अकाउंट, राइट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, उसमें डाल देना। सो इग्नोर भी नहीं करता है, लेना भी नहीं है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो लेस और नेग्लिजिबल वर्क इज कंप्लीटेड। सो हाउ इफ देयर इज एनी लॉस द सेम विल बी टेकन इनटू अकाउंट। ये तो सही बात है ना, यही करना है हमें, एंटिसिपेटेड लॉसेस को लेना है, प्रॉफिट को इग्नोर करना है, राइट। इग्नोर नहीं करते हैं लेकिन उसको नेक्स्ट ईयर के लिए डाल देते हैं। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, all the research and development expenses are usually debited to profit and loss account of the year in which they are incurred even if the benefit of such expenses is derived in future। कोई भी टूथपेस्ट नहीं बना रही है, वो लॉन्च होगी नेक्स्ट ईयर, लेकिन उसके पीछे जो भी खर्चा इस साल डाल दो, राइट, कंपलसरी, इट इज़ कंपलसरी। यही सीखना है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से हमें कि क्या हमें रखना है क्या नहीं रखना है। ओके, तो जो भी प्रॉफिट होता है, ऊपर देखा हमने, तो प्रॉफिट शायद हम इग्नोर कर देंगे, राइट, अलग अकाउंट बना के उसमें डाल देंगे, नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे, डे आफ्टर 2 ईयर्स यूज़ करेंगे। लेकिन जब रिसर्च डेवलपमेंट करते हो कोई प्रोडक्ट का और एक्सपेंस होता है तो वो इस साल के डाल दो, लेकिन उसका बेनिफिट भले ही वो प्रोडक्ट भले ही फ्यूचर में मिले आपको, राइट। सो भले उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिले और मे बी बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन अभी डाल दो। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर loss of theft or uninsured stock will be made in the books of account, right? Soon after the theft, even there is a possibility of recovery of this stock if police catches the thief। यानी कि जब गुड्स चोरी हो गए, आपको मालूम है 25,000 के गुड्स चोरी हो गए, केस चल रहा है, आपको मालूम है चोर पकड़ा जाएगा, पकड़ा गया है, वॉटेवर हमको वापस मिलना है, लेकिन एक बार उसको लॉस डिक्लेयर कर दो और वो हम बताते हैं लॉस ड्यू टू थेफ्ट, वो बताना पड़ेगा। फिर रिकवर होगा तो हम उसको लिखेंगे, लेकिन एक बार तो आपको बताना है कि वो लॉस हो चुका है। ओके, बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हमने कर दिया, वैसे ही जो अनइंश्योर्ड स्टॉक है वो भी चला जाता है। हाँ, इंश्योर्ड है तो फिर वेट करना पड़ेगा, लेकिन अनइंश्योर्ड स्टॉक है तो लॉस बता दो, भले ही वो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और वापस मिलने वाला हो, लेकिन बता देना उसी टाइम पर, मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट में डाल देंगे। नेक्स्ट वन, बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल एडवांसेस। समटाइम्स दिस हैपन्स कि इंटरेस्ट लगता है, कोई एडवांसेस आते हैं हमारे पास टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो फिर से एक बार, बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल एडवांसेस टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एंड नॉट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि ये सस्पेंस अकाउंट क्यों खुला है, ये डाउटफुल एडवांसेस है ना, राइट। तो रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल एडवांसेस इज अनसर्टेन, रिकवरी होगी नहीं होगी वी डोंट नो एग्जैक्टली, right, and hence based on the prudence or the conservatism concept instead of crediting the same to interest income, because वो इनकम है ना, तो उसको इनकम नहीं क्रिएट करते, अभी सस्पेंस में क्रिएट करते हैं हम उसको, राइट। सो इट इज़ क्रेडिटेड टू द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि वो शायद डाउटफुल एडवांसेस है, उसके पीछे इंटरेस्ट जो मिलने वाला है ना भी मिले, राइट, इसीलिए। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स फॉर दी आवर 9th नंबर ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, 9th के बाद अब आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द 10th नंबर। लेट्स मूव टू द 10th। नाम से ही मालूम पड़ता है रिलेटेड टू कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर मॉनिटरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो भी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और करेंगे वो सब आएंगे मॉनिटरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। इन अदर वर्ड्स, सिंपली हम समझा देते हैं आपको कि इफ देयर इज अ कॉस्ट, द ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट विच द ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस
एंड नॉट एनी मोर और लेस वैल्यू दैन दैट। अबे जितना खर्चा हुआ है भाई वही रहेंगे ना, दैट इज़ द थिंग। अभी जो हम लेने जा रहे हैं वो प्लस भी नहीं करेंगे माइनस भी नहीं करेंगे। सो कॉस्ट एट विच द ट्रांजेक्शन इज टेकन प्लेस, वही कॉस्ट हम लेंगे, ना ज़्यादा ना कम। ऑल्सो इट इम्प्लाइज दैट इफ देर इज नो कॉस्ट द ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज ऑल्सो थिंग। उसको नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं कंसिडर करते हम, लेकिन कॉस्ट ही नहीं है तो फिर उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, बिकॉज मॉनिटरी वैल्यू तो है नहीं। थस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द अमाउंट्स एक्चुअली इन्वॉल्व, जो अमाउंट इन्वॉल्व है वही लेंगे। एंड दिस इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग, राइट, याद रखना। ओके, सो दिस इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट in accounting in the sense that it prevents recording the transactions at any arbitrary values। आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ के हिसाब से हमको ये आगे ले जाना पड़ेगा। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अकाउंट साइंस में हम देखने जाए तो हमको थोड़ा प्रिवेंशन देता है कि कोई आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ के साथ हम चले जा सके कोई भी। दिस कॉन्सेप्ट इज मेनली अप्लाइड इन द ट्रांजेक्शंस of acquisition of assets wherein the amount to be recorded in objectively arrived at based on the mutually agreed value between two parties। यानी जब एक्विजिशन करते हैं, एक्विजिशन यानी छोटा यूनिट बड़े यूनिट के पास चला जाता है, बड़ा यूनिट वो अक्वायर कर लेता है, राइट। कई अलग अलग टाइप के उसके नाम होते हैं, राइट। गुजराती में संयोजन समावेश हम उसको बोलते हैं। कोई एक यूनिट दूसरे में चला जाए, टेक ओवर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक्विजिशन एसेट्स का होता है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू डिसाइड होती है दो पार्टीज की। हाउएवर समटाइम्स अकाउंटिंग हैज़ नेसेसरी टू बी बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, कई बार उसको एस्टिमेट्स के बेस पर हमें ले जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, depreciation to be calculated on assets is usually based on estimates as precise life of any asset cannot be known। तो ये तो हम हमारे एस्टिमेशन से लेते हैं कि 10% ख़त्म होगा या 10% ख़त्म होगा, 10 साल तक उसको 10% ख़त्म करके उसकी वैल्यू 100% से 0 हो जाएगी। ये तो एक एजम्पशन है ना, शायद ना भी हो। 11 बरस 13 बरस तक भी चले, कई बार 5 साल तक ही चले। यूज आप डबल कर दो तो आपका एस्टिमेशन 10 साल का है, लेकिन आप यूज़ डबल करते हो ना, 12 घंटा यूज़ करता है तो उसके जगह 24 आवर्स यूज़ करते हो उसको, तो फिर 5 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दी बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स ऑफ प्रिसाइज लाइफ। वो नक्की होती है, चौकस होती है उसकी लाइफ, प्रिसाइसनेस इज देयर, तो उसके हिसाब से हम जाते हैं। तो जनरली ये जो वैल्यूज़ है वो हम एक आर्बिट्रेटरी वैल्यूज़ के हिसाब से देखते हैं, राइट। So following are some of the examples or illustrations for this concept. First one, if a piece of land is purchased by Aditi from Anil for ₹5 lakh, तो अदिति ने अनिल से 5 लाख में एक लैंड परचेस किया। दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ₹5 लाख ओनली बीइंग द मॉनिटरी कॉस्ट देयरऑफ। तो हम लिख देंगे ना, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, दैट इज द थिंग। इवन इफ अदिति फील्स दैट दिस लैंड इज वर्थ ₹10 लाख, अदिति ने परचेस की से अनिल से 5 लाख में, लेकिन अदिति को मालूम है कि उसकी अमाउंट 10 लाख हो सकती है, मीन्स है। सी कैन नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन एट ₹10 लाख। तो ये तो आर्बिट्रेरी वैल्यू है ना, उसको तो हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक हमने 5 लाख डिसाइड कर ली, वही वैल्यू को हम रिकॉर्ड करेंगे ना। सो इन बुक ऑफ हर कॉस्ट फॉर लैंड ₹5 लाख, तो ये ट्रांजेक्शन भले 10 लाख का उसके बुक्स में लिखने की इच्छा हो, लेकिन लिखा तो जाएगा 5 लाख से ना, रिकॉर्ड 10 लाख नहीं होंगे। एट द सेम टाइम अनिल फील्स दैट द प्राइस ऑफ लैंड इज ₹3 लाख, उसको जो भी 5 लाख में उसने बेचा है उसकी प्राइस उसको 3 लाख लगती है। Okay, so he cannot record this transaction 3 lakh in his books when he is actually sold it is for ₹5 lakh। तो एक को लगता है ज़्यादा है, एक को लगता है कम है, लेकिन जो गया है उसी प्राइस पर लिखेंगे ना, सिंपल थिंग। ये तो कॉमन सेंस है। सेकंड थिंग, नो अकाउंटिंग एंट्री इज मेड फॉर फ्री सैंपल्स रिसीव एज देयर इज नो कॉस्ट। जो हम मुफ्त में ले रहे हैं उसकी कोई एंट्री मत दो। हाँ, मुफ्त में दे रहे हो उसकी एंट्री हम दे रहे हैं एडवर्टीजमेंट के तौर पर, लेकिन वो जो हम एफओसी फ्री ऑफ कॉस्ट से रिसीव कर रहे हैं उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। फ्री सैंपल से हम जो भी मिलेगा वो कोई भी चीज़ होगी वो, राइट, बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज द थिंग। तो ये है डियर स्टूडेंट्स 10th नंबर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो है 11th नंबर, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, राइट। इसका डिस्कशन, लास्ट का डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इल्यूस्ट्रेशन, एंड उसके बाद इसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज और पॉइंट्स है उसको हम कवर करेंगे, राइट। थैंक यू।